जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम अमन कुमार है और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हम सीरीज लेकर आएंगे, कट टू द पॉइंट बात करेंगे। तो आज कट टू द पॉइंट ये है कि हम आज यूनाइटेड नेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? हम आज यूनाइटेड नेशन पढ़ने वाले हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसका सबसे बड़ा महत्व है क्योंकि ये सबसे बड़ी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। कैसी है ये? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो आज चलिए इसके बारे में जानते हैं, इसके चार्टर के बारे में समझेंगे। ओके, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में समझेंगे, इसके मेंबर्स के बारे में समझेंगे। तो आज हम इसके सबके बारे में समझेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता दूं आपको। जैसा कि आपको पता है, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 से स्टार्ट होती है। वर्ल्ड वॉर 1, एक सेकेंड, पेन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। चलिए, वर्ल्ड वॉर 1 याद रखना है आपको बेटा कि 1914 से लेकर 18 के बीच में चला। फिर इन्होंने वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इन्होंने लीग ऑफ नेशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और लीग ऑफ नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो काम करती थी पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर, लेकिन ये भी आगे चलकर फेल मार गई क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गया। क्या हो गया? वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ। और लीग ऑफ नेशन बनाई इसीलिए गई थी कि आगे चल के क्या ना हो, आगे चल कोई वॉर ना हो, इसलिए लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था। लेकिन वॉर हुई तो लीग ऑफ नेशन खत्म हुआ। तो लीग ऑफ नेशन की जगह फिर आया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ बनकर आया और यूएनओ 1945 के अंदर बनकर आया, क्योंकि जो 1939 से लेकर 45 तक तो हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड ही चला था। ओके, तो ये चीज निकल कर आई। चलिए इसको भी थोड़ा ध्यान में देते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ये समझ में आया? ये थोड़ा इसका इतिहास था, अब थोड़ा बहुत आपको समझ में आया हो तो मतलब ऐसे बना था ये, बस और कुछ ज्यादा है नहीं इसके अंदर, क्योंकि हम भी कट टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए ये कैसी है? ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक कैसी है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका पर्पस क्या है? प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन बना रहे, एक देश का दूसरे देश के साथ क्या बना रहे? इंटरनेशनल कोऑपरेशन बना रहे। सेकंड थिंग, ये पीस एंड सिक्योरिटी पे ज्यादा काम करती है। जो उसकी यूएनएससी संस्था है, कहेंगे पूरा यूनाइटेड नेशन ही पीस एंड सिक्योरिटी पे काम करता है। वर्ल्ड में कहीं भी वॉर हो रहा है, कोई कंफ्लिक्ट है, कहीं भी अनस्टेबिलिटी है, तो उसको स्टेबल करना, वहां पीस लाना, वहां स्टेबिलिटी लेकर आना, वो इनका काम है। चलिए, यूएन का एक चार्टर है, जिसके यूएन का एक चार्टर है, ठीक है, उसके अंदर 11 आर्टिकल्स हैं, 9 चैप्टर्स हैं, सॉरी 19 चैप्टर्स हैं, 111 आर्टिकल्स हैं और एक चार्टर है यूनाइटेड नेशन के अंदर। ठीक है, इसमें इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? ये फर्स्ट पार्ट करता है, फर्स्ट पार्ट जो बात करता है वो करता है पीस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात करता है कि देश विदेश में क्या बना रहे भैया, शांति और स्थिरता बनी रहे। और इसका सेकंड पार्ट बात करता है कि भैया जितने भी यूनाइटेड नेशन के जितने भी लोग हैं सारे एक साथ आए थे उस समय, और एक ह्यूमन राइट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट साइन किया था ह्यूमन राइट्स को लेकर। किसको लेकर? इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट साइन किया था ह्यूमन राइट्स को लेकर। तो वो इस सेकंड पार्ट के अंदर था। ठीक है, अब यूनाइटेड है तो कुछ काम को समझते हैं यूनाइटेड नेशन के। क्या है वो? टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन, अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ क्या करना है भैया? आपको दूसरे देशों के साथ एक अच्छे फ्रेंडली रिलेशन आपको बिल्ड करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? प्रमोट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम। अच्छा, आपको मैं ये बताऊं, फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स के बीच में फर्क क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स एक कंट्री के द्वारा अपने सिटीजन को दिए जाने वाले अधिकार होते हैं। ठीक है, जैसे हमको दिया गया है कि हम अपने देश में कहीं भी आर्टिकल 19 कह सकते हैं, 15 कह सकते हैं, 16 कह सकते हैं। ओके, 29 है, 30 है, ये वो आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसको? सिटीजन को दिए जाते हैं, तो उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। ह्यूमन राइट्स क्या कहते हैं? ह्यूमन राइट्स एक आपको मानव होने के नाते दिए जाते हैं, एक आपको इंसान होने के नाते दिए जाते हैं। जैसे आपको खाने का अधिकार है, सोने का अधिकार है ना, किसी से बात करने का अधिकार है ना, ये सब क्या है? आपके मानव होने के नाते आपको दिए जाते हैं आपको। तो आपको इसको याद रखना है कि भैया एक ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं और एक
आपके फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। चलिए, तो इनकी बात की गई थी, हमको प्रमोट करना है, रिस्पेक्ट करना है ह्यूमन राइट्स की, फंडामेंटल फ्रीडम्स की। ओके, इंटरनेशनल कॉपरेशन बना के रखना है, इकोनॉमिक सॉल्व, अच्छा जहां जहां इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी क्राइसिस हो रहे हैं उनको सॉल्व करना है, सोशल एंड कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम को खत्म करना है, जहां भी ये सारी दिक्कतें हैं ये खत्म करना है। टू सर्व अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशन, तो याद रखना जहां जहां भी दिक्कतें हैं उन सबको खत्म करने की बात ये करते हैं। चलिए, इसके ग्लोबल मेंबरशिप की बात करते हैं, तो वो क्या है, याद रखना इसके अंदर 193 नेशन है। कितने हैं? 193 नेशंस इसके अंदर आते हैं। ओके, याद रखना है आपको वेटिकन सिटी ऑफ पैलेस्टाइन, ये दो इसकी मेंबर नहीं है, ये भी याद रखना है। और साउथ सुडान 2011 के अंदर सबसे नया नया ज्वाइन हुआ यूनाइटेड नेशन के अंदर कंट्री है। अरे यार आज इसमें एसी भी नहीं है, लाइट नहीं है, इन्वर्टर चल रहा है। चलिए नेक्स्ट इसको देखते हैं। अच्छा, इसके कुछ रूल्स हैं ऐड होने के लिए, वो क्या है, वो ये है कि भैया कोई भी पीस लविंग कंट्री है, कोई भी इंडिपेंडेंट पीस लविंग कंट्री है, ठीक है, जो कि इसके अंदर ऐड हो सकती है। एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है कि भैया जनरल असेंबली के द्वारा रिकमेंड किया जाए, मतलब डिसीजन जो होता है जनरल असेंबली के अंदर वोटिंग वगैरह होती है, मतलब 2/3 मेजोरिटी होता है कि किसी को ऐड करना है तो 2/3 मेजोरिटी लगती है मेंबर्स की जो जनरल असेंबली के अंदर बैठते हैं। फिर और रिकमेंड करते हैं कौन? अपने सिक्योरिटी काउंसिल के लोग, अगर इन्होंने बोल दिया कि हाँ ये आ सकता है तो आ जाता है। चलिए, ये से कुछ छोटा मोटा प्रोसेस था ऐड होने का। चलिए, जैसे कि मैंने बताया नॉन मेंबर्स कौन है, तो वो ये है, ये एक वेटिकन सिटी और एक पैलेस्टाइन। याद रखना है वेटिकन सिटी और पैलेस्टाइन दो ऐसी कंट्री तो कहेंगे नहीं हम, स्टेट है, जो कि क्या है, जो इसके मेंबर नहीं है लेकिन ऑब्जर्वर स्टेट है। इसकी ऑब्जर्वर स्टेट का मतलब ये यहाँ बैठ सकते हैं, बातें अपनी बोल सकते हैं, बता सकते हैं, रख सकते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, लेकिन वोट नहीं दे सकते। मतलब सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। तो इसकी मेंबर स्टेट नहीं है ये, वोट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स को होता है। ओके, तो ये कुछ बातें हैं। चलिए नेक्स्ट इसके एवोल्यूशन से बात करें, कहाँ कैसे बना है ये उसकी बात करते हैं। तो याद रखना लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर निकल कर आया, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में लीग ऑफ नेशन बना था। ठीक है, जब इसके खत्म होने के बाद फिर आगे एक कॉन्फ्रेंस होती है, इसको एटलांटिक चार्टर कहा जाता है। एटलांटिक चार्टर में 26 कंट्री, कितनी 26 कंट्री साइन करती हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के समय की बात है। फिर उसके बाद हम ये बात करते हैं कि भैया वर्ल्ड में प्रमोट करेंगे हम क्या, इंटरनेशनल पीस प्रमोट करेंगे, कॉपरेशन प्रमोट करेंगे, और आगे चल के कहीं भी वॉर ना हो जाए उसको प्रमोट करेंगे। फिर ऐसे ही 1945 में यूएन का ये चार्टर निकल कर आता है, चार्टर को साइन किया जाता है 51 कंट्रीज के द्वारा। तो 26 जून को ऑफिशियली भैया इसका चार्टर साइन होता है, और 24 अक्टूबर 1945 को ये बनकर तैयार हो जाता है, मतलब एग्जीक्यूट हो जाता है। और न्यूयॉर्क जो है वो इसकी कैपिटल सिटी होती है। मतलब अगर आपसे आज कोई पूछे कि आज के समय पर न्यूयॉर्क क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आप क्या बताओगे, न्यूयॉर्क के अंदर है। कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। ओके, 1946 की बात आती है। 1946 के अंदर इसकी पहली मीटिंग होती है। ओके, जनरल असेंबली की लंदन के अंदर होती है, याद रखना है आपको। और मेन पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है। तो यूएनजीए क्या है? मेन पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, जिसके यूएनजीए के अंदर ही 193 नेशन बैठे होते हैं, आपको ये भी याद रखना है। फिर 1947 का समय आता है, और 1947 के समय हम क्या देखते हैं कि भैया यूनाइटेड नेशन स्टैब्लिश करता है भैया अपने यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या भैया करता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, ये यहाँ पर स्टैब्लिश होता है। ये इनका एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, जुडिशियल बॉडी है इनकी ये। ओके, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए, फिर 1948 के अंदर ये एक ह्यूमन राइट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन साइन करते हैं कि भैया ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन राइट्स होनी चाहिए, उनका कोई हनन नहीं करना चाहिए, कर्टेल नहीं करना चाहिए, वायलेट नहीं करना चाहिए। ये सारे लोग इसको साइन करते हैं, 1948 के अंदर होता है। और आज तक यूनाइटेड नेशन अच्छी तरह काम कर रहा है, जो कि हमको दिख रहा है कि रशिया यूक्रेन हो रहा है, ओके, इजराइल हमास हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन इजराइल हमास हो रहा है, रशिया यूक्रेन हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें क्या देखने को मिलता है कि भैया 193 नेशन जो भी है चुप बैठी, कुछ बोल ही नहीं है। तो अब मतलब ये है कि काम कर रहे हैं, बस इनके अचीवमेंट्स भी बताएंगे, फेलियर्स भी बताएंगे, क्या क्या रहे हैं इनके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके कुछ
ऑर्गन्स हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उनको बात करते हैं, जैसे कि जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक जिसे हम कहते हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो खत्म हो चुकी है अभी, और सेक्रेटरीट, एंड द सिक्स्थ वन इज क्या है भैया अपनी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि द हेग में स्थित है नीदरलैंड के अंदर। चलिए अब एक एक करके इनको समझते हैं थोड़ा सा। क्या है पहला ऑर्गन? जनरल असेंबली। याद रखना ये एक डेलिब्रेटिव बॉडी है। कैसी बॉडी है? सिर्फ और सिर्फ डेलिब्रेटिव बॉडी है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं। आपको याद रखना है जनरल असेंबली के अंदर सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं, डिबेट्स होती हैं, टॉक्स होती हैं। ये डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है। डिसीजन मेकिंग बॉडी सिर्फ और सिर्फ कौन सी है? वो है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके लिए ही भारत लड़ रहा है। भारत और G4 कंट्रीज ने अपना ग्रुप इसीलिए बनाया हुआ है कि हमको भी एक परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए यूएनएससी के अंदर। इसलिए डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है? यूएनएससी है। और जहां पर मुद्दे उठते हैं, बातें होती हैं, डिबेट्स होती हैं, वो है यूएनजीए, जो कि ये है। तो ये एक मेन डेलिब्रेटिव बॉडी है जहां पर पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जहां पर 193 नेशंस के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं। इसके अंदर 193 मेंबर्स के पास सबके साथ बैठने का अधिकार है और सबके पास 1 वोट है। क्या है? 1 वोट है। और ये यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन करती है यूएनजीए। ओके, इसे कुछ ऑपरेशंस एंड वोटिंग्स हैं, जैसे कि याद रखना सितंबर में, हर साल सितंबर में इसकी बैठकें होती हैं। आपको ये भी याद रखना है कहां पर होती है? न्यूयॉर्क के अंदर ही होती है, सबको पता ही है ये तो। और ये एक जनरल डिबेट सेशन होता है जहां पर हेड ऑफ द स्टेट आते हैं, जो भी हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स होते हैं, वो आते हैं और यहाँ पर आके बातें करते हैं, बातें रखते हैं वर्ल्ड में भैया क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हमारे साथ क्या हो रहा है, बस। डिसीजन मेकिंग, अच्छा, डिसीजन ऑन पीस एंड सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ मेंबर, अच्छा जो भी है, जैसे कि कहीं भी पीस एंड सिक्योरिटी पर डिसीजन लेना है तो फाइनल डिसीजन तो यूएनएससी का ही होता है। लेकिन यहाँ बातें होती हैं, किसी नए स्टेट को ऐड करना है, या भैया बजटरी मेथड है, मतलब क्या कहते हैं, बजटरी मैटर है, कोई बजट वगैरह निकालना है, ठीक है, उसके ऊपर अगर कोई बात होती है तो उसके लिए 2/3 मेंबरशिप लगती है। किसी को ऐड करना हो, बजट का मामला हो, तो उसके लिए 2/3 मेंबरशिप लगती है। बाकी अगर कोई भी मुद्दे होते हैं तो सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिए जाते हैं। तो ये चीज निकल कर आती है, ठीक है। लीडरशिप की अगर बात करें तो याद रखना है अभी आपको, अच्छा ये थोड़ा पुराना डाटा है 2022 का, चेक करना आप कि अभी इस समय कौन बैठा हुआ है यहाँ का। अच्छा, यहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं यूएनएससी के, यहाँ पे प्रेसिडेंट बैठा होता है ना, तो वो कौन होता है भाई? वो 1 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा? यूएनजीए के द्वारा ही किया जाता है। ओके, आप एंटोनियो गुटेरस को बहुत सुनते हैं, लेकिन नहीं, एंटोनियो गुटेरस ये समझिए वो सेक्रेटरीट के सेक्रेटरी जनरल है। ओके, सेक्रेटरीट के हेड है वो, इसके हेड नहीं है। इन सबका अलग अलग हेड होता है, उसको 1 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है यूएनजी के द्वारा ही। फिर इसकी कुछ 6 कमिटीज हैं, जैसे कि डिसआर्मामेंट इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमिटी है इनकी, एक इनकी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमिटी है, ऐसी इनकी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट कमिटी है, या फिर सोशल एंड कल्चरल कमिटी है, स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन की कमिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कमिटी है, ऐसी एक लीगल कमिटी है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जितनी भी कमिटियां हैं उसके अंदर एक एक मेंबर हर कंट्री से, मतलब ईच कंट्री से एक मेंबर बैठा होता है। तो याद रखना को ईच कंट्री से एक मेंबर बैठा होगा इनके अंदर। बाकी जो मेंबर्स हैं वो अपनी तरफ से क्या लेके आ सकते हैं? किसी भी तरह का एडवाइजर लेकर आ सकते हैं, टेक्निकल एडवाइजर लेके आ सकते हैं, एक्सपर्ट्स लेके आ सकते हैं, या फिर कोई ऐसे स्टेटस सिमिलर का कोई हो, मतलब जिसका स्टेटस और सिमिलर हो, वैसे कोई आदमी लेकर आ सकते हैं। तो इन कमिटीज के अंदर याद रखना है आपको, हर कंट्री से एक न एक आदमी बैठा होता है। 193 है तो 193 कोई बैठा होगा इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट, सबसे बड़ी जो बॉडी है वो उसकी बात करते हैं, जो कि एक कैसी है? ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ये कैसी है बेटा? ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ये यही डिसीजन देती है। ओके, तो याद रखना इसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस। ये वही 5 परमानेंट मेंबर हैं जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर जीतकर आए थे। चलिए, इसके अंदर 10 नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं। याद रखना है आपको, 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं, टोटल 15 मेंबर इसके अंदर होते हैं। आपको ये भी याद रखना है, जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो 2 साल के लिए बनाए जाते हैं, 2 साल में इनको इलेक्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, ये प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बॉडी होती है। आपको ये भी याद रखना है, जो कि पीस एंड सिक्योरिटी पर बात करती है। तो यूएनएससी की, मतलब यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है, यही किसके ऊपर बात करती है? इसके ऊपर बात करती है, पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर बात करती है। तो आपको याद रखना है, आपको अभी फिलहाल में कौन कौन सी कंट्रीज के
हैं वो आपको मुझे बताना है। चलिए, कुछ क्रिटिक्स हैं, कुछ सपोर्टर्स भी हैं। क्रिटिक्स ऐसे हैं कि ये अनडेमोक्रेटिक है, ये वर्ल्ड इतना बड़ा है, आप कुछ लोग अपनी पावर लेकर बैठे हुए हैं। जैसे साउथ अमेरिका में जाइए, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है वहां से कोई क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इसके अंदर, है ना। ओशियाना से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इसके अंदर, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इसके अंदर यूएनएससी के अंदर। तो ये पार्शियल हो गया ना कि एशिया से और यूरोप से और क्या कहते हैं अपना नॉर्थ अमेरिका से लोग बैठे हुए हैं इसके अंदर, तो वो थोड़ा सा पार्शियलिटी लगती है। दूसरा क्या है, इसके सपोर्टर्स की अगर सपोर्ट की बात करें तो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है भैया, इससे ये है कि स्टेबिलिटी बनी हुई है, क्योंकि पावरफुल कंट्रीज पावर में बैठी हुई हैं तो कहीं भी वॉर युद्ध सिचुएशंस नहीं आ पाती हैं, लेकिन वॉर ही यही लोग कर रहे हैं, तो कोई सपोर्टर्स भी है इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट है बेटा इकोसॉक। इकोसॉक काफी बड़ी बॉडी है, मैं तो कहूंगा ये सबसे बड़ी बॉडी है, इसी के अंदर सारे बॉडी, इसके भी अपने अपने ऑर्गन्स हैं। इसको भी देखिए कैसे, ये इकोसॉक जहां भी इकोनॉमिकल इन्वायरमेंटल इश्यू होते हैं, इन्वायरमेंटल सोशल और इकोनॉमिकल इश्यू होते हैं, वहां पर ये बात करने के लिए आती है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्या करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनोवेटिव थिंकिंग को भी प्रमोट करने का काम करती है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर 54 मेंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? 54 मेंबर्स होते हैं, जो कि हर 3 साल में क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, मतलब 3 साल का इनका टर्म होता है। चलिए नेक्स्ट है कि भैया ये लोग क्या है, इनका थीम क्या है, अराउंड एन एनुअल थीम ऑफ ग्लोबल इंपोर्टेंस। ये रखते हैं ग्लोबल इंपोर्टेंस पहले है, बाकी सब बाद में है। इस चीज को ध्यान में देते हैं ये लोग। ओके, चलिए स्कोप क्या है भैया, 14 यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है इनके अंदर, 10 फंक्शनल कमीशन है इनके अंदर, 5 रीजनल कमीशन है इनके अंदर, और 9 कुछ फंड्स वगैरह प्रोग्राम है जो इनके अंदर आते हैं। इसके भी थोड़ा सा मैं ऑर्गन समझाऊंगा अभी आपको आगे भी चल के। काफी बड़ी बॉडी है ये, ठीक है, जो कि किस पे बात करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, इन सब पे बात करने की बात ये करती है। ट्रस्टीशिप काउंसिल थी जो कि 1994 के अंदर, 1 नवंबर 1994 के अंदर इसको सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि ये सक्सेसर किसकी, अच्छा इसको खत्म करने के पीछे रीजन भी यही था कि ये किसी कुछ जगहों पर काम करती थी ये, लेकिन अब आगे चलकर क्या कर दिया, उसको भी इन्होंने सस्पेंड कर दिया था। मतलब ये कि वो काम यहाँ खत्म हो गए इनके, ठीक है, कुछ ही एरियाज में, टेरिटरी में काम करती थी, तो काम खत्म हुए तो इसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। किसका सक्सेसर निकल कर आया था, तो आपको ये भी याद रखना है आपको। देखिए, सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशन मैंडेट टास्क विद इंश्योरिंग स्टेप फॉर द प्रिपेयर टेरिटरीज एंड सेल्फ गवर्नमेंट एंड द इंडिपेंडेंस। याद है ना, किसका सक्सेसर, लीग ऑफ नेशन में एक मैंडेट था, उसका सक्सेसर निकल कर ही आया था, ठीक है। कंक्लूजन इसका क्या है कि 1994 के अंदर इसको 1 नवंबर 1994 के अंदर खत्म कर दिया गया था। इसको पढ़ना इतना जरूरी है भी नहीं हमारे लिए, खत्म कर दी गई है ये भी इस तरफ के। तो अभी अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी बॉडी है यूनाइटेड नेशन के अंदर, तो आपको बताना है कितनी बॉडी है, सिर्फ और सिर्फ 5 बॉडीज है, 5 ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के। चलिए, एंड 5वें नंबर का और 6वें नंबर का समझ लेते हैं। ये है अपना क्या, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपको ये याद रखना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो इनकी कैसी एक जुडिशियल बॉडी है। अगर अच्छा, इसके जो फैसले होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, या देखो बाइंडिंग तो ऐसे कह सकते हैं, बाइंडिंग का मतलब कि लोगों को मानना पड़ता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि नहीं मानना है, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन ये है कि जुडिशरी ने कहा है कि इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाएगी, इस चक्कर में मानते हैं लोग। अब सेना थोड़ी ना भेज देंगे अपनी, इसलिए आपको याद रखना है कि इसके फैसले बाइंडिंग होते हैं। भारत ने भी कई फैसले इनके माने हैं, ठीक है। चलिए, तो एस्टेब्लिश कब हुआ था इसका भैया, 1945 में जब यूनाइटेड नेशन बना था, उसके साथ ये उसके 1 साल बाद इसको बना दिया गया था। ओके, जुडिशियल ऑर्गन है इसके अंदर 9 जजेस बैठते हैं, याद रखना, 9 से 11 ऐसे कुछ जजेस इसके चेक करना है आपको। चलिए, है ना, चलिए, प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन, इसका काम कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई इंटरनेशनल मुद्दे हैं किसी भी तरह के, उनको सॉल्व करना है, इंटरनेशनल मुद्दों को सॉल्व करना इनका काम है। दूसरा, कहीं भी वॉर हो रहा है, अगर कोई इनके पास गया है, 2 नेशंस के बीच में डिस्प्यूट है, 2 टेरिटरीज के बीच में डिस्प्यूट है, तो उनको सॉल्व करने का काम इनका होता है। चलिए, एंड अपनी लास्ट जो ऑर्गन है वो है द सेक्रेटरीट। मैंने क्या बताया, सेक्रेटरीट का मतलब होता है सचिवालय। सचिवालय जो कि क्या काम करता है, ठीक है, जो कि काम करता है भैया अपनी पॉलिसी मेकिंग का। क्या काम करता है बेटा, पॉलिसी मेकिंग का काम करता है। चलिए, पॉलिसी मेकिंग कैसे बेटा, जितने भी याद रखना आपको, जितने भी आईएएस आईपीएस टाइप के लोग होते हैं, अगर मैं अपनी इंडियन लैंग्वेज में बात करूं, जितने भी आईएएस आईपीएस टाइप के लोग होते हैं वो इस सचिवालय के अंदर बैठते हैं।
ये डे टू डे डेली वर्क करते हैं, ठीक है, डेली ना कोई अगर काम होता है, मैंडेट्स जनरल असेंबली में बताते हैं, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि पीस मेकिंग मिशन जितनी भी होते हैं उनके अंदर पॉलिसी मेकिंग का काम भी यही करते हैं। तो सेक्रेटरीट में बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, ये पॉलिसीज बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, उनको एग्जीक्यूट करने का काम भी इनका सेक्रेटरीट करता है। चलिए याद रखना है, इसकी लीडरशिप एक सेक्रेटरी जनरल के द्वारा की जाती है। आपने इनका नाम सुना होगा, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। ये सेक्रेटरी जनरल इनके हेड है, ये सेक्रेटरीट के हेड है। आपको ये भी याद रखना है कि जो बाकी अपने और ऑर्गन्स देखे थे उन सबके हेड अलग होते हैं। यूएनजीए का हेड अलग होगा, यूएनएससी का हेड अलग होगा, ठीक है, ऐसे इकोसॉक का हेड अलग होगा, ठीक है। ऐसे ही सेक्रेटरीट का जो हेड होता है उसको सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। ओके, तो इसका हेड अलग है, आपने अक्सर इन्हीं का नाम सुनते होंगे, लेकिन सबके अपने अपने हेड होते हैं। तो इन्हीं की लीडरशिप के अंदर काम चलता है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं ये। ओके, अपॉइंट किए जाते हैं यूएनजीए के द्वारा। आपको ये भी याद रखना है किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ये यूएनजीए के द्वारा अपॉइंट किया, मतलब जनरल असेंबली के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। और लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन किसका होता है, यूएनएससी का होता है। देखिए, यूएनजीए के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, मतलब रिकमेंड भी कर दिया जाता है, लेकिन जब तक यूएनएससी नहीं बोलेगा तब तक इनको क्या नहीं मिलेगा, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगा। मतलब भैया फाइनल डिसीजन किसका रहेगा, यूएनएससी का रहेगा। तो इनका 5 साल का टेन्योर होता है, 2022 में बने थे, 27 तक रहेंगे बस। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। तो यहां तक अपने ऑर्गन्स थे वो खत्म हुए। अब थोड़ा इकोसॉक के ऑर्गन्स देख लें। इकोसॉक सबसे बड़ी बॉडी होती है, क्योंकि इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल और या इन्वायरमेंटल के ऊपर बात करने वाली होती है, जिसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आईसीईओ, आईएमओ, आईटीयू, यूपीयू, ठीक है, एंड डब्ल्यूटीओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आईएफएडी, मतलब ये समझ लो आप जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सारी इसी के अंदर आती हैं, आपको ये मान के चलना है, ठीक है। कुछ एडोक कमिटीज भी हैं, ओके, एंड कुछ एक्सपर्ट गवर्नमेंटल कमिटीज भी इसके अंदर आती हैं, कुछ पर्सनल कैपेबिलिटी वाली कमिटीज भी इसके अंदर आती हैं। कमिटीज ऑफ एक्सपर्ट एंड ट्रांसपोर्ट डेंजरस गुड, और मतलब यही सारी बातें हैं कि भैया अगर ज्योग्राफिकल नेम देना हो किसी एरिया को तो वो इसका काम करती है, जैसे किसी समुद्र को क्या नाम देना है, किसी सी को क्या नाम देना है, वो इसका काम है, ठीक है। एंड पर्सनल कैपेबिलिटी वाली मीटिंग्स, उसमें क्या कहते हैं इसके अंदर कमिटीज भी इसके अंदर आती हैं। ओके, तो कमिटीज फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी, ये कुछ डेवलपमेंट को लेकर किसी एरिया में कोई पॉलिसी बनानी है तो वो इसका काम रहेगा। एंड एडॉक ग्रुप ऑफ द एक्सपर्ट इंटरनेशनल कोऑपरेशन टैक्स मैटर, इंटरनेशनल टैक्स मैटर्स है उसके ऊपर भी इन्हीं की बॉडियां काम करती हैं। याद रखना, इकोसॉक की सबसे ज्यादा वास्ट कमिटियां हैं, जितनी भी कमिटीज है सब इकोसॉक के अंदर आती हैं और वही इसके ऊपर बात करने की बात करती हैं। जैसा कि ये जितनी भी आप बॉडीज देख रहे हैं, मतलब आप इनको देखकर ही आप समझ सकते हैं कि ये इकोसॉक कितनी ज्यादा फैली हुई है। और वही अगर आप एक्चुअल में अगर बात करें, आप अगर आपको भी यही लगता है कि इकोसॉक कुछ काम नहीं करता, तो वर्ल्ड में जहां जहां इसकी एजेंसियां हैं, आपको नाम पढ़कर ही समझ में आ रहा होगा। ये बड़ी बड़ी एजेंसी की आप बात करते हैं ना, जैसे यूनिसेफ हुआ, यूनिकेफ हुआ, जितने भी हुए, यूनेस्को हुआ, सब इसके अंदर ही आते हैं। तो मतलब वही काम कर रही है, मतलब इकोसॉक ही एक्चुअल में वो ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करने में लगी हुई है। अगर आप यूएनजीए, यूएनएससी, सेक्रेटरीट वगैरह इनकी बात करें तो ये नहीं कर रही है काम इतना कि ये काम कर रही है। तो जहां ये देखिए आप, कुछ फंक्शनल कमिटीज है, कुछ रीजनल कमिटीज है, कुछ फंड्स प्रोग्राम्स कमिटीज है, रिलेटेड कमिटीज है, कुछ स्टैंडिंग कमिटीज है। तो आप एक बार के लिए इनको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर मैं इनको अगर एक साथ ये नाम बोलूंगा तो कितना 1 घंटा निकल जाए इनको पढ़ाते पढ़ाते, है ना। तो ये सारी क्या है, इनकी कमिटियां हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भैया इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है। मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन भी देखा जाता है ना, कि कोई कंट्री है किसी, इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने किया क्या है, अभी यूनाइटेड नेशन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, वो देखिए जरा। इन्होंने पीस एंड सिक्योरिटी के लिए भैया बहुत ज्यादा प्रमोट किया है इनको। तो भैया प्रमोट किया है पीस एंड सिक्योरिटी कैसे, जैसे जहां जहां वॉर चल रहे थे, जैसे कंबोडिया के अंदर वॉर चल रहे थे उसको खत्म किया है, मोजाम्बिक क्यू के अंदर वॉर चल रहे थे उसको खत्म किया, एल सेल्वाडोर के अंदर वॉर चल रहे थे 1991 से लेकर उसको खत्म किया, एंड ग्वाटेमाला 1997 से 1997 तक, 5 साल तक। तो याद रखना इस चीज को कि इनको भी खत्म करने का काम इन्होंने किया। तो इसका मतलब जहां जहां वॉर चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उसको अगर खत्म करने का काम यूएन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो पीस एंड सिक्योरिटी चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। प्रमोट
डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है। कैसे? अच्छा, उदाहरण के लिए समझिए आप, जैसे कि आपको याद रखना है कंबोडिया, कंबोडिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट थे, वहां पर सरकार मतलब ये समझिए आप, सरकार नहीं आ पा रही थी, इलेक्शन नहीं हो पा रहे थे, तो यूनाइटेड नेशन की हेल्प से 1990s में वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया गया और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिठाई गई। किसकी हेल्प से? भैया यूनाइटेड नेशन की हेल्प से। इसीलिए ये डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एंड सपोर्ट। जहां जहां भैया याद रखना आपको, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, वहां पर ये काम कर रही है। जैसे कि कहां गरीबी है, ठीक है, प्रमोटिंग एजुकेशन, भैया एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, वहां पर ये जाते हैं, हेल्थ केयर के ऊपर बात करते हैं और गरीबी के ऊपर बात करते हैं और एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं। वहां पर ऐसा प्रमोशन भी करते हैं, किताबें बांटते हैं, दवाइयां बांटते हैं, फ्री एड देते हैं, तो इसकी भी बात चलती है। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, यहाँ पे बोल सकते हैं एड। जहां जहां दिक्कतें आती हैं वहां पे एड देने की बात करते हैं। जैसे मैं बात करूं, बांग्लादेश एंड म्यांमार से कुछ रोहिंग्या मुसलमान आए थे इंडिया के अंदर, तो उनको भी एड देने का काम इन्होंने ही किया था। तो भैया ये क्या करते हैं, भैया एड देने का काम भी करते हैं। ये मानवता की शर्मसार ना हो जाए, इस चीज को लेकर भी ये लोग चलते हैं। तो ह्यूमैनिटेरियन एड भी देखने की बात इनकी आती है। ठीक है भैया, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। वो क्या है कि भैया फेलियर ऑफ प्रिवेंट मेजर कॉन्फ्लिक्ट। कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट भी रहे हैं जिनको ये खत्म नहीं कर पाए हैं। क्या नहीं कर पाए हैं? ये खत्म नहीं कर पाए हैं। अगर हम देखा तो कैसे, देखिए ऐसे समझिए आप इसको कि जैसे 1994 के अंदर रवांडा के अंदर जीनोसाइड हुआ, ये कुछ नहीं कर पाए। बोस्निया वॉर हुआ, कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, सर्बेनिका मैस्केयर हुआ, कुछ नहीं कर पाए। सीरिया के अंदर सिविल वॉर चला, ये कुछ नहीं कर पाए। रशिया यूक्रेन हो रहा है, ये कुछ नहीं कर पाए। तो यूनाइटेड नेशन अगर फेलियर के बारे में हम समझेंगे तो काफी सारी चीजें निकल कर आती हैं। चाहे रवांडा के अंदर मैस्कर हो, या फिर अपना सीरिया वॉर हो, या फिर अपना बोस्नियन वॉर हो, या फिर अब रशिया यूक्रेन देख ही रहे हैं आप, इजराइल हमास देख ही रहे हैं आप, ओके, कंबोडिया थाईलैंड देख ही लिया, इंडिया पाकिस्तान देख ही लिया, इंडिया अफगानिस्तान और अपना पाकिस्तान अफगानिस्तान देख ही रहे हैं आप। तो ये सब क्या है? अच्छा, यूएस और ईरान भी हो रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब यूनाइटेड नेशन के फेलियर्स हैं, ये कि वो पीस एंड सिक्योरिटी प्रमोट करता है लेकिन यहाँ पर पीस एंड सिक्योरिटी ला नहीं पाया। तो ये कुछ फेलियर्स हैं इसके भैया कुछ। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल कैसी है? वीक पड़ी हुई है। मतलब जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि वो खुद वॉर में हैं, तो वो दिक्कतें हैं। लिमिटेशंस एंड इफेक्टिवनेस नहीं है अथॉरिटी के अंदर। जो क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो ये इनकी कैसी है? प्रोग्रेस स्लो होती जा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी देखी जाती है उन देशों में जो कि किसकी डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। वहां रेसिज्म ज्यादा है। यूरोप में चले जाइए, अमेरिका में जाइए, कनाडा में जाइए, मतलब ये कुछ ऐसी कंट्रियां हैं, वेस्ट की कंट्रियां, जो क्या है वो प्रमोट करती है डेमोक्रेसी को लेके, इक्वालिटी को। और यहीं पर सबसे ज्यादा कैसी है? इनइक्वालिटी देखी जाती है। तो गरीबी है, चैलेंज है, क्लाइमेट चेंज तो है, सबकी सब हर देश का मुद्दा है क्लाइमेट चेंज। तो ये भी कुछ लिमिटेशंस हैं। फंड चैलेंजेस, डिस्प्यूट्स हैं कि भैया कोई भी कंट्री है, कोई कंट्री दे रही है, कोई कंट्री फंड नहीं दे रही है, तो उसके ऊपर भी क्या है? डिस्प्यूट्स हैं। कोई कंट्री बोलती है नहीं भैया ये नहीं दे रहे, हम नहीं दे रहे, हम नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे, चलता रहता है दोनों के बीच में। ह्यूमन राइट्स के फेलियर्स काफी देखने को मिले हमें कि जब म्यांमार के अंदर रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर क्या हुआ था, अत्याचार हुआ था, वो भागकर आए थे यहाँ पर। तो ह्यूमन राइट्स के तो भैया बहुत ज्यादा वायलेशन हर देश में देखे जाते हैं। चाहे आप ईरान में चले जाइए, वहां भी आपको देखने को मिलेगा, लोग मार ही रहे हैं एक दूसरे को, है ना। ब्यूरोक्रेसी इनएफिशिएंसी है कि भैया डिसीजन मेकिंग बॉडी जितनी भी हैं वो क्या है? ये अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर रही, पॉलिसी को बना नहीं पा रही हैं। तो एक इनके अंदर ये भी चैलेंजेस बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि भैया इंडिया के लिए क्या है, इंडिया इस चीज को कैसे देखता है, इंडिया के लिए क्या चैलेंजेबल है, इंडिया किस चीज में इनको हेल्प कर रखी है इंडिया ने, उसको देखते हैं। तो याद रखना, इंडिया सिक्योरिटी रोल में बहुत आगे रहता है। अपने 5000 से ज्यादा उसने पीस कीपिंग जो ऑफिसर्स हैं उनको बाहर भेजा था, ठीक है, यूएन मिशन के दौरान। ठीक है, कहां पर भैया? 9 मिशन पे भेजा था 5000 से ज्यादा अपने आदमियों को। ठीक है, एंटी पायरेसी से बचाने के लिए 3000 से ज्यादा वेसल्स को बचाया था इंडिया ने। ठीक है भैया, गल्फ ऑफ आदेन के अंदर जो पायरेसी होती है सोमालिया के पायरेट्स के द्वारा, उनसे बचाने के लिए भेजा था। तो याद रखना इस चीज को, इंडिया भी बहुत सारी चीजें करता है। ठीक है, रिफॉर्म एडवोकेट, या इंडिया चाहता है जो G4 नेशन है, याद रखना आपको, G4 नेशंस के अंदर कौन कौन आता है? इंडिया आता है, जापान आता है, ओके, एंड जर्मनी आता है, एंड ब्राजील। कौन आता है? ब्राजील। ये G4 नेशंस हैं जो बने ही किस लिए कि भैया हमें UNSC के अंदर क्या चाहिए? परमानेंट मेंबरशिप चाहिए। ठीक है,
तो भैया क्या चाहते हैं, रिफॉर्म होने चाहिए। क्या होने चाहिए, रिफॉर्म होने चाहिए, यूएनएससी के अंदर भी रिफॉर्म होने चाहिए। इसकी बात करता है डेवलपमेंट फाइनेंशियर कि भैया इंडिया ने सबसे ज्यादा क्या दिया है इनको, पैसा दिया है, क्या दिया, फंड्स दिए इनको। 2017 में तो भाई देखने को मिलता है 150 मिलियन डॉलर दिए थे इंडिया ने, किसके माध्यम से, इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप के माध्यम, पार्टनरशिप फंड के माध्यम से। यूएनओएसएससी एडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अफ्रीका, पैसिफिक एंड कैरेबियन कंट्रीज, इनके लिए क्या दिए थे कि कैरेबियन कंट्रीज के लिए, अफ्रीका के लिए, पैसिफिक कंट्रीज के लिए क्या दिए थे, इंडिया ने 150 मिलियन डॉलर 2017 के अंदर दिए थे। तो काफी बड़ा अमाउंट होता है। फूड सिक्योरिटी की बात करें तो फूड सिक्योरिटी के अंदर अगस्त 2025 में इंडिया एंड यूएनडब्ल्यूएफपी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स ने क्या किया था भैया, इंडिया ने 2 लाख टन 45 राइस दिया था। क्या दिया था, राइस दिया था, किसको, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, क्योंकि मानवता को बचाइए। 2 लाख टन राइस दिया था अपनी तरफ एड के रूप में। एड क्या होता है, वो सहायता होती है जो वापस नहीं ली जाती, मतलब उधार उधार नहीं होता है, सहायता होती है एक तरीके देखा जाए तो फूड सिक्योरिटी में इंडिया ने बहुत हेल्प की है। ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्डर में अगर देखा जाए तो क्या है, 2024 के अंदर इंडिया कैरेट 19 सपोर्टर्स रिलीफ मिशंस इंक्लूडिंग अफगानिस्तान एंड म्यांमार। याद रखना, इंडिया ने भैया कितने 19 सपोर्टिंग मिशंस चलाए थे यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर, क्या, कहां पर, अफगानिस्तान और म्यांमार के अंदर, और 600 से ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम किया है 78 कंट्रीज के अंदर। तो आपको यह भी याद रखना है कि इंडिया ने, कि भैया मानवता शर्मसार ना हो, मानवता को बचाने के लिए क्या किया इंडिया ने, यूएन के साथ 19 मिशंस चलाए थे, इसमें अफगानिस्तान म्यांमार भी थे, और 600 से ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए थे, कहां पर, 78 कंट्रीज के अंदर। तो भैया क्या करे, सिर्फ और सिर्फ मानवता के लिए। तो इंडिया इन सब में आगे रहता है और अपने आप को वर्ल्ड की बड़ी सबसे बड़ी मिलिट्री तो है ही उसके पास, 30 से 90 सबसे बड़ी मिलिट्री है उसके पास, लेकिन वो कहता है कि हमको भी क्या चाहिए, मेंबरशिप चाहिए ही चाहिए। ये चीज निकल कर आती है, तो इंडिया का एक बड़ा रोल है। अब देखते हैं इंडिया को मेंबरशिप मिलती है या नहीं मिलती है। नेक्स्ट, यहां तक अपना यूनाइटेड नेशन का एक क्लिप्स था, समरी थी। तो थैंक यू सो मच। अगर आप यहां तक आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भैया मेरे चैनल को। ओके, अगर आपको ऐसे ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज बना रहना है तो मेरे आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और बने रहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीरीज चलती आ रही है हमारी और ऐसी चलती रहेगी। तो ये एक तरीके देखा है यूनाइटेड नेशन का, हम डिटेल डिस्कशन तो नहीं कहेंगे लेकिन डिटेल से कम भी नहीं है, ठीक है ना, क्रैश कोर्स में कहेंगे। तो ये उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ के निकल जाना चाहते हैं, ठीक है, इनके एग्जाम पर्पस के लिए काफी है। अगर आप पीएचडी पर्पस से पूछ रहे तो ठीक नहीं है ये, ठीक है। तो आप याद रखना है ये एक एग्जाम पर्पस से ये एक सेशन था यूनाइटेड नेशन का। ओके, थैंक यू सो मच, ऐसे ही बने रहिए आप। चलिए।